हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के रिजाइन कर देने से 1 लाख करोड़ रुपए डूब सकते हैं? एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक में ना ऐसा ही हुआ है। हुआ ये है यहाँ पे कि ये जो शख्स जिसका आप चेहरा देख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं मिस्टर अतानु चक्रवर्ती। ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन थे, जिन्होंने कल शाम को रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने से क्या हुआ कि बैंक में पैनिक आ गया। सारे जितने भी इन्वेस्टर्स थे, काफी सारे लोगों ने सेल कर दिया और बैंक में 6 से 7% की गिरावट आ गई। एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ, इसको हम डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने ये जो मूव देखा, इसमें जो 6 से 7% का फॉल आया था, 6% से लेकर के 7% तक का फॉल आया था और दिन भर इसी फॉल के बीच में मार्केट चलता रहा और शाम को थोड़ा सा ऊपर जाकर के 5% डाउन पे बंद हुआ है। तो इसके पीछे में जो कारण है वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो है वो तो आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, और दूसरा इसमें ग्लोबल फैक्टर जो है वो तो जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप चलिए यहाँ पे डिकोड करते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जो चेयरमैन है इन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। 19 मार्च की शाम को खबर आई कि एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि कुछ चीजें मेरे वैल्यू और एथिक्स से मैच नहीं कर रही हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा डर यही बनता है, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इशू आ सकता है, इंटरनली बैंक में कुछ समस्या हो सकती है और क्लियर कोई कारण स्पष्ट उसमें बताया नहीं। इसी के साथ में मार्केट में पैनिक आ गया और रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट लगभग 8-9% तक गिर गया और मार्केट के निफ्टी सॉरी एचडीएफसी बैंक 8-9% गिर गया और उसके 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप जो है वो उसमें से निकल गया। अब इसमें एक चीज जो इन्होंने बोली है उस चीज को डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेयरमैन साहब ने ये कहा है, अतानु चक्रवर्ती जी ने, कि कुछ चीजें मेरे वैल्यू और एथिक्स से मैच नहीं कर रही हैं। अब अगर देखा जाए तो इनकी उम्र आज की डेट में है लगभग 65 साल, और किसी पर्सनल व्यक्ति के एथिक्स और उसकी वैल्यू कॉर्पोरेट एथिक्स और कॉर्पोरेट वैल्यू से मैच करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जरूरी ये होगा कि कॉर्पोरेट जो है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, उसके जो वैल्यूज हैं या उसके जो एथिक्स हैं, उसके बेस पे आपको काम करना है, क्योंकि वो आपको ध्यान में रख करके नहीं बनाए गए हैं, वो कस्टमर्स को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। अगर उनसे आपका मैच नहीं कर रहा है, इस बेस पे आप रिजाइन तो कर सकते हैं, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं वो आपके एथिक्स के हिसाब से चले। 65 साल की उम्र के आदमी के लिए एथिक्स अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और वहीं एक अगर 25 साल का लड़का होगा तो उसके एथिक्स कुछ अलग होंगे। तो ये चीजें हैं जो कि प्रॉपर मैच नहीं खा रही हैं। स्टॉक्स में गिरावट का जो दूसरा कारण था वो था एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है, यूएस में ट्रेड करती है। तो उसमें क्या हुआ, 7% का फॉल कल शाम को ही आ चुका था, जिससे क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो पहले ही नेगेटिव हो गए और इंडियन मार्केट में सुबह मार्केट खुलते से ही उन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट कर दी। जिसका असर क्या हुआ, एडीआर से अक्सर क्या होता है कि ये प्रिडिक्ट करता है कि अपना जो मार्केट है वो किस प्राइस पे खुलेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके एडीआर जो है वो यूएस मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे विप्रो हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक है आपका, और इन्फोसिस है, रिलायंस है। तो ये सब वहां पे ट्रेड करते हैं। एडीआर मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर अमेरिका से इनको पैसे उठाने हैं, वहां के इन्वेस्टर से पैसे लेने हैं, तो ये डायरेक्टली वहां शेयर सेल करके नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वहां पे गवर्नमेंट के साथ में मिल करके वो एडीआर इशू करते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है एक प्रकार से, हम ये कह सकते हैं कि ये वहां पे अपना बॉन्ड बेचते हैं, तो उसके प्राइस भी ट्रेड करते हैं, जिसमें कल शाम को यहाँ पे 7% का फॉल आया था। इसके अलावा जो ग्लोबल कारण थे वो भी यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। ग्लोबल रिस्क जो ही है और एफआईआई की सेलिंग जो है उसकी वजह से भी एचडीएफसी बैंक गिरा, लेकिन एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक बार गिरा, पूरे दिन भर वो नहीं गिरता रहा। दिन भर मार्केट गिरता रहा। निफ्टी का अगर चाल देखेंगे तो निफ्टी पूरे दिन भर गिरती रही है। अपना जो इस लो पे ओपन हुई थी, ओपन लो बनाया था, ओपन लो को तोड़ करके नीचे भी आई थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने अपना ओपन लो नहीं तोड़ा। दिन भर काम करने के बाद में उसने ऊपर की तरफ में ही क्लोज किया। एफआईआई की हैवी सेलिंग थी, इस चीज को मानना पड़ेगा। और मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, क्रूड ऑयल के जो प्राइस स्पाइक हो रहे हैं, उनका अलग रीजन है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है। फाइनेंशियल स्टॉक पे ज्यादा दबाव रहा है,
और बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट काम करता है, लिक्विडिटी काम करता है, ग्लोबल रिस्क काम करता है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये ज्यादा गिरते हैं। अच्छा, अब जब एक चीज ओपन हो गई है कि मार्केट गिर गया है, तो इसमें कुछ चीजें और भी निकल करके आई, जिसको हिडन वीकनेस कह रहे हैं, या पहले से चल रही थी इसमें कमजोरी। गिरावट अचानक से नहीं हुई। कहने वाले अब क्या कह रहे हैं कि इसमें डिपॉजिट वर्सेस लोन प्रॉब्लम भी चल रही है। मतलब कि जो लोन है उनका वो बढ़ता जा रहा है, लोन देते जा रहे हैं लोगों को, लेकिन डिपॉजिट्स उतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं। इससे क्या हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्या समस्या हो सकती है कि फंडिंग का प्रेशर आ सकता है। बैंक के पास में पैसा डिपॉजिट जो आता है, उस डिपॉजिट के जरिए ही ये लोन देते हैं, और डिपॉजिट कम आ रहा है, लोन ज्यादा दे रहे हैं, तो फंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, और इनके मार्जिन पे भी इस चीज का असर हो सकता है। इसलिए ये भी एक कारण था मार्केट में गिरावट का। अच्छा, टेक्निकली इसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये भी देख लेते हैं। क्या होता है कि निफ्टी जो है, एचडीएफसी बैंक जो है, ये निफ्टी का हेवी वेट स्टॉक है। मतलब इसका वेटेज जो है निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा है, जिसका असर क्या होता है कि अगर एचडीएफसी बैंक गिर रहा है तो उससे क्या होता है, पूरा मार्केट गिरता है, निफ्टी भी गिरता है। और जिसका असर क्या हुआ कि आज के दिन में निफ्टी जो है वो 3% तक गिरा। अगर एचडीएफसी बैंक 5% गिरा है तो निफ्टी जो है वो भी 3% गिरा है। ये इसका इम्पैक्ट होता है टेक्निकली तौर पे। अच्छा, इतने सारे जो गिरावट के कारण हमने जान लिए, तो उसके साथ में अब एक स्मार्ट एनालिसिस को भी जान लेते हैं कि अब करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। एक स्मार्ट एनालिसिस ऐसी होती है जिसको हर ट्रेडर को समझ लेना चाहिए सबसे पहले। ये गिरावट जो है यहाँ पे वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला क्या है, इवेंट स्टॉक है, चेयरमैन का रिजाइन किया है, एक इवेंट ये हो गया इसमें। दूसरा एडीआर, एडीआर में भी सेलिंग आई है। और तीसरा ग्लोबल प्लस एफआईआई का प्रेशर भी है बेचने का। इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें ये समझ लीजिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहली चीज, फंडामेंटल तुरंत खराब नहीं होता है। मतलब अगर चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है, मार्केट गिर गया है, या निफ्टी गिर, एचडीएफसी बैंक गिर गया है 5-7%, 10%, तो उससे कोई फंडामेंटल तुरंत खराब नहीं हो जाते हैं। दूसरा, अभी क्या कंडीशन है, सिर्फ सेंटीमेंट खराब है। भाई कुछ एथिक्स उनके काम नहीं कर रहे हैं, उनके मैच नहीं कर रहे हैं एथिक्स, तो उसकी वजह से कर दिया। इसका ये डायरेक्ट मतलब नहीं है कि बैंक में कुछ गड़बड़ी है। और तीसरा क्या है कि इसमें एक्सपर्ट जो है वो कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो हम इन तीनों चीजों को भी समझ के चलेंगे। हम अब आगे देखेंगे फंडामेंटल क्या चल रहा है, सेंटिमेंटल क्या हो सकता है, और इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, इस चीज को भी समझेंगे। चार्ट पे और फंडामेंटल पे दोनों चीजों पे हम इसको समझेंगे। चलिए, अब हम आ गए हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे। ये एचडीएफसी बैंक का डेली चार्ट है, वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट पे हमको क्या देखने को मिलता है कि आज एचडीएफसी बैंक जहां पे ओपन हुआ था, ये लेवल है 770 का, 770। जब यहाँ पे ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ में ही ये ऊपर गया और ऊपर ही टिका रहा, ऊपर ही जाकर के इसने यहाँ पे क्लोजिंग करी है। मतलब कि ओपनिंग लो इसका जो था वो सेम था। स्टॉक अगर देखें तो इसमें गिरावट लगातार बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से जब से निफ्टी गिर रहा है तब से इसमें भी लगातार गिरावट बनी हुई है। और आज इसमें एक न्यूज आ गई जिसकी वजह से गैप डाउन होकर के काफी नीचे आकर के खुला। लेकिन इसमें अब एक चीज समझने वाली है जिसको पहले देख लीजिए। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले 1 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ। 1 मिनट का ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है, इस पे आप शुरुआत में देखिए, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आज सुबह की ये कैंडल है। आज सुबह मार्केट ओपन हुआ 770 पे, और ओपन होते के साथ में पहले मिनट में ही ये ऊपर आकर के यहाँ पे आ गया 800 के लेवल पे। मतलब 30 पॉइंट जो है विद इन 1 मिनट रिकवर हुआ। अब ये बताइए कि अगर वाकई खराब हो चुका है काफी कुछ, या चेयरमैन के रिजाइन करने से बैंक में कुछ काफी बड़ी प्रॉब्लम अगर आ सकती है, तो ये कौन लोग थे जिन्होंने सिर्फ 1 मिनट के अंदर में ही इसको 30 पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया। और उसके बाद में दिन भर, अगर हम दिन भर उसके बाद में देखें, दिन भर ये स्टॉक जो है यहीं पे काम करता रहा। फिर ये और उसके बाद नीचे नहीं गया कहीं भी। यहाँ देख सकते हैं कि 800 का जो लेवल था, उस लेवल के आसपास ही काम करता रहा, और उसी के आसपास ही आकर के क्लोज किया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नीचे गिर जाना एक दिन में चेयरमैन के रिजाइन कर देने से सिर्फ ये साबित नहीं हो जाता कि एचडीएफसी बैंक अब खराब हो गया है बहुत ज्यादा, और अब ये आगे चल करके कभी सही नहीं होगा। तो अभी मैंने जो यहाँ पे दिखाया आपको,
ये काफी अहम चीज थी, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में भी ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ एक इवेंट था और आकर के चला जाएगा, और इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बैंक खराब हो गया, अब ये कभी ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की एक अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे हमने डिप पे खरीद सकते थे। लेकिन अभी मार्केट में और भी बहुत सारे इवेंट्स बचे हुए हैं, या ये कहें कि अभी जो युद्ध चल रहा है वो ऑलरेडी चल ही रहा है, कुछ समय वेट करना उचित होगा। अगर हमको वापस से फिर से ये यहाँ के लेवल पे मिलता है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक जो है उसमें कोई खराबी विशेष आई नहीं है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की कुछ फंडामेंटल्स की। यहाँ पे हमने फंडामेंटल ओपन करके रखा हुआ है। आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है वो 798 का दिखा रहा है, लगभग 800 के आसपास का। मार्केट कैप आप देख सकते हैं, ये लगभग 12,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका 52 वीक हाई और लो जो है, लो 770 का आज ही बना है और हाई 1020 का है इसका। स्टॉक का पीई जो है वो 16 पे चल रहा है। बुक वैल्यू 364 की है। आरओसी जो आ रहा है इसका 7.51 का, और आरओई जो है वो यहाँ पे आ रहा है 14.4 का। फेस वैल्यू 1 की है इसमें, और इसका डेट जो है वो 34,72,000 करोड़ के आसपास का इसका डेट दिखा रहा है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 6.20 का है। जैसा कि मैंने पहले भी बैंकिंग वाले एनबीएफसी वाले एक वीडियो में बताया था कि एनबीएफसी हो या बैंकिंग हो, इनका अगर लोन बुक बड़ा है, डेट इन पे ज्यादा है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इनका वर्किंग ही ऐसा होता है कि ये डेट लेकर के ही डेट देते हैं। तो इस लिहाज से इनका जो डेट होता है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा डेट होना मतलब ये दिखाता है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी हिसाब से एंटरप्राइज वैल्यू जो होती है, जिसमें पूरा डेट और सब कुछ मिला करके बताते हैं, तो 45,73,000 करोड़ का इनका एंटरप्राइज वैल्यू है। ये सारी चीजें जो बताती हैं कि इसका फंडामेंटल जो है अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, कहीं से कहीं तक इसमें कभी कोई कमजोरी है नहीं अभी। अच्छा, इसके अगर इन्वेस्टर्स की अभी हम डिटेल अगर देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टर्स कितने हैं इसमें, तो इसमें एक चीज आप देखिए कि प्रमोटर्स कुछ भी नहीं है, कोई इसमें प्रमोटर है नहीं, और प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। एफआईआई की इसमें अच्छी होल्डिंग है, एफआईआई ने बिल्कुल अच्छी होल्डिंग बना के रखी है 47% की। एक प्रकार से कंट्रोलिंग स्टेक इन्हीं के हाथ में है। दूसरा है डीआईआई, डीआईआई की भी अच्छी इसमें होल्डिंग है, इसमें 37% की डीआईआई ने होल्ड कर रखा है। गवर्नमेंट की होल्डिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है, 0.18%, तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है इसमें ये 15% की आ रही है। आज का ये जो इवेंट हुआ है, इसके हिसाब से आई एम 100% श्योर कि जब ये दिसंबर 2025 का यहाँ पे आपको दिखा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, अगर आप इसको मार्च 2026 वाला जब देखेंगे, तो आपको निश्चित यहाँ पे एफआईआई और डीआई की होल्डिंग बढ़ी हुई दिखेगी, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे निश्चित आपको कम दिखेगी। इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और इसके बाद जब अगला अपडेट होगा मार्च के बाद में, भी कुछ दिन बाद ही अपडेट होना है, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस जरूर आएंगे। क्योंकि जब भी ऐसा इवेंट आता है, जब भी ऐसा कोई मौका आता है, तो एफआईआई डीआईआई जो कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, वो लोग लोअर प्राइस पे स्टॉक को जरूर बाय करते हैं। अच्छा, अगर इनकी हम बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे अगर आप इक्विटी कैपिटल देखते हैं, तो इक्विटी कैपिटल लगभग 1536 करोड़ के आसपास का है, और रिजर्व जो है इनके पास में 5,37,000 करोड़ का रिजर्व है। डिपॉजिट जो है इनके पास में ये लगभग 28 लाख करोड़ के आसपास के हैं, और बोरोइंग जो है ये 5,99,000, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास की इनके पास बोरोइंग है। कुल मिलाकर के 45 लाख करोड़ की इनकी बैलेंस शीट है, जो कि एक स्ट्रांग बैलेंस शीट है। अच्छा, हम बैंक का एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कहता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू टोटल कितना आ रहा है। ये लगभग 2,83,000 करोड़ 24 में था, और 25 में था 3,36,000 करोड़ का। और टीटीएम अभी जो चल रहा है लास्ट 12 मंथ का, ये 3,48,000 करोड़ का चल रहा है। एक चीज इसमें जो देखने को आई है, वो थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। वो क्या है, बैंक देखिए 14 में प्रॉफिटेबल था, और लगातार प्रॉफिटेबल था मार्च 2023 तक, लगातार ये यहाँ से प्रॉफिटेबल बना हुआ है। लेकिन मार्च 24 में लॉस था, और ये 25 में भी इनको लॉस है। लेकिन ओवरऑल जो है, ये दिखा रहे हैं कि ओवरऑल नेट जो है, नेट नेट में ये प्रॉफिट में है। यहाँ पे 24 में 65,65,000 करोड़ का प्रॉफिट, और ये 73,000 करोड़ का प्रॉफिट था, और उसके पहले यहाँ पे प्रॉफिट ये ऑलरेडी चला आ रहा है। चेंजेस वाली बात जो है, ये इनके अदर इनकम में नजर आ रही है।
अदर इनकम में क्या है, पहले इनके 8,000 करोड़ की थी, 9,000 करोड़, 11, 12, 16, 18, 24, 27, 31, 33। अचानक से ऐसा क्या हो गया 2024 में जो अदर इनकम इनकी 1,24,000 करोड़ की आने लगी, 1,35,000 करोड़ की अदर इनकम आने लगी। और अगर इसको हम जाकर के अंदर देखते भी हैं इसके, तो यहाँ पे कुछ डिटेल में क्लियर बता भी नहीं रहे हैं। ये देखिए, एक्सेप्शनल इनकम जो बता रहे हैं ये लगभग 200 करोड़ की और 156 करोड़ की। अदर इनकम नॉर्मल बता रहे हैं 1,24,000 करोड़ की, 1,34,000 करोड़ की। ये अदर इनकम है क्या, क्लियरली इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो चीजें हैं पिछले 2 सालों में ही आई है, 24 और 25 में। और अगर आप मिस्टर चक्रवर्ती जिन्होंने रिजाइन किया हुआ है चेयरमैन, इन्होंने भी यही कहा कि पिछले 2 सालों से कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है इनके हिसाब से। तो ये ऐसी क्या प्रैक्टिसेस ही कर रहे हैं कि जो उनको ठीक नहीं लग रहा है, और अदर इनकम तो बढ़ रही है बट नेट में ये लॉस में जा रहे हैं। मेन काम जो है कि भाई रेवेन्यू आना चाहिए, उस रेवेन्यू के बेस पे इनको प्रॉफिट होना चाहिए। एक्सपेंसेस ज्यादा कर दे रहे हैं, ये प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। कहाँ पे ये चीजें जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और यही चीजें जो है बैंक को परेशान करने वाली हो सकती हैं। इसी वजह से आज की जो पैनिक सेलिंग है ये आ सकती है। चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख ही लेते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या इनका चल रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ज्यादा कुछ देखने के लिए विशेष बचता नहीं है। लास्ट अभी जो अपडेट हुआ है लेटेस्ट वाला, वो दिसंबर वाला अपडेट हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू था वो 87,000 करोड़ का था। इंटरेस्ट जो इन्होंने इस क्वार्टर में पे किया है वो 45,000 करोड़ का, और 54,000 करोड़ इन्होंने एक्सपेंस किया है। मतलब लास्ट क्वार्टर में भी इनको 12,899, मतलब लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। लेकिन अदर इनकम इनकी 39,000 करोड़ की आ चुकी है, जिसकी वजह से इन्होंने 26,900 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। वही चीज यहाँ पे भी की हुई है। अगर देखा जाए तो 2023 से ये माइनस में होना चालू हुए हैं, और वहां से इनकी अदर इनकम जो है अचानक से बढ़ी है, और तब से ये ऐसा ही करते चले आ रहे हैं। मेन बिजनेस से फायदा नहीं हो रहा है, फायदा जो हो रहा है वो अदर इनकम से हो रहा है। अब यहीं पे ये चीज देख लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी क्वार्टर में ये अदर इनकम नहीं आई, जहां से भी आ रही है, क्योंकि क्लियर तो डिफाइन कर नहीं रहे कहां से आ रही है। अगर अदर इनकम इनकी नहीं आती है तो अगले किसी भी क्वार्टर में ये माइनस में आ सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक अगर एक आध क्वार्टर में माइनस में रिजल्ट दिखा दे, अपना लॉस दिखा दे, तो इसके स्टॉक में और ज्यादा क्रैश आ सकता है। तो ये हमने यहाँ पे इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया है, रीजंस भी बता दिए हैं किस वजह से क्या हो सकता है। आप एनालिसिस करिएगा अपने हिसाब से, और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो भी आपको डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं। किसी प्रकार का इसमें कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। इसका पी चार्ट भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, पी चार्ट में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो मीडियन है पिछले 5 सालों का, 5 सालों का एवरेज पी जो चल रहा है इसका 20 का चल रहा है, और करंट में इसका पी जो चल रहा है वो 16 के आसपास का चल रहा है। तो मतलब एवरेज पी से नीचे चल रहा है, मतलब फायदे का सौदा है, बैंक इसमें लेना उचित होता है। जब कभी भी एवरेज पी से नीचे चलता है तो लेना उचित होता है। बाकी डिसीजन आपका है, आप डिसीजन लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। डिटेल्स इसकी कंप्लीट बता दी गई है। बाकी आप अपने हिसाब से सोच समझ के, या अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी होगा आपका, उससे पूछ करके कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी जिसमें हमने बताया कि एचडीएफसी बैंक आज क्यों गिरा, और उसके गिरने के पीछे क्या कारण थे, फंडामेंटल वाइज कैसा था, और टेक्निकली ये कैसा दिखा, कहाँ पे इसमें बाइंग हुई, कहाँ पे इसमें सेलिंग हुई। इन सबको देखते हुए ये जो बैंक है, आगे आपका डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,